नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पीटी शर्मा, स्टडी सेंटर अर्वाचीन एजुकेयर 29054 आपके हिंदी विषय की परामर्शदाता। और हम बात कर रहे हैं, और पिछली वीडियो में हमने ये जाना भी है कि हम प्रेमचंद का उपन्यास गोदान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का हमने वर्णन किया था। उसी के अंतर्गत 1.7 के अंतर्गत अब हम आगे का जो शीर्षक है उसे यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से होरी अपनी स्थितियों से समझौता करता चला गया और शोषण का इतना उसने विद्रोह भी बिल्कुल भी नहीं किया है, और उसने ये स्वर बिल्कुल नहीं उठाया है विद्रोह का। कभी कभी उसकी पत्नी जो धनिया है वो ज़रूर अपने दर्द को एक विद्रोह के रूप में कहती है, लेकिन क्या करे, किसान है, जमींदार है और सरकार के द्वारा शोषित हुआ है वह। लेकिन उसका तो केवल धर्म ही क्या था, उसका धर्म तो केवल मेहनत करना है, और साल भर तक उसे क्या करना होता है, मेहनत करनी होती है। अनाज उसके पास है क्योंकि वो एक किसान की भूमिका में है, लेकिन क्या करना पड़ता है, उसका अनाज का बहुत सारा भाग तो उसे देना पड़ता है अपने ब्याज के रूप में, लगान के रूप में। अब लगान तो देना, ये बात मानता है होरी कि लगान देना उसके लिए बहुत अनिवार्य है, और यह उसका विद्रोह भी नहीं करता है। और पंडे पुजारियों के द्वारा जो उसका शोषण हो रहा है वो तो उसे पुण्य की संज्ञा दे रहा है। और इस शोषण को वो महाजनी शोषण जो उसके साथ कर हो रहा है, जो महाजन उसका उसे परेशान कर रहा है, उसे वो उपकार समझ रहा है कि उसे कुछ तो खाने को मिल रहा है। और यहाँ जो प्रेमचंद के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यही उभर कर आई है कि उन्होंने किसानों के जो शोषण की बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने रखी है। यहाँ होरी की जो परेशानी है वो पाठकों को बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि एक भारतीय किसान किस तरह से सामंतवादी जीवन के सामने जीवन भर संघर्ष करता रहता है, और ये जो गोदान का जो उपन्यास है ये उसका साक्षी रहा है। अब हिंदी साहित्य का उपन्यास अगर सर्वोत्कृष्ट माना जाए तो प्रेमचंद इस रचना में उन्होंने बहुत ही परिश्रमी एक ऐसे समाज के किसान की यहाँ पर एक तरह से चित्रित किया है उसको, कि किस तरह से वह सब परिश्रमी होते हुए भी वो अभाव का और साधनहीनता के साथ अपने जीवन का यथार्थ जीवन को प्रस्तुत उसने किया है। और होरी और धनिया तो जैसे जीवन भर परिश्रम करते हैं उस 5 बीघे जमीन के लिए, उसे बचाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी उन्हें उससे बेदखल कर दिया जाता है और वो सिर्फ एक मजदूर की भूमिका में आ जाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि शोषण की जो प्रक्रिया है उसमें जो किसान है वो अंततः अपना सब कुछ खो ही बैठता है। और क्या होता है, ये सब वो विद्रोह तब भी नहीं करता, क्योंकि क्या करता है, वो तो इसे नियति मान लेता है। और ये जो होरी है, यहाँ पर ये जो पात्र होरी है जो एक किसान की भूमिका में है, ये एक जैसे षड्यंत्रों में फंसा जा रहा है शोषण के। और प्रेमचंद ये कहना नहीं चाह रहे हैं कि ये जो किसान के रूप में होरी का पात्र है वो कोई बहुत ही ज़्यादा निर्भीक है, या फिर वो कोई समझौता ना करने के लिए तैयार है। वो तो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो एक किसान है, लेकिन क्या, गरीब है, निर्धन है, अंधविश्वासी भी है और धर्म से बहुत डरता है, धर्म से डरा हुआ भी है। एक ऐसे एक पात्र की, किसान रूपी पात्र की उन्होंने यहाँ पर संयोजना की है, जो कि क्या करता है, वो सिर्फ जमींदारों के लिए, वो जमींदार और साहूकार और जो पुरोहित हैं उन सब से शोषित रहता है। और यहाँ केवल उसके लिए क्या हो रहा है, आर्थिकता और समानता और न्याय तो मात्र केवल उसके लिए कल्पना मात्र रह गए हैं। अब अंतिम जो शीर्षक है 1.8 के अंतर्गत हम यहाँ गोदान का जो ये उपन्यास है इसके सारांश को जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से प्रेमचंद ने गोदान के माध्यम से एक किसान के जीवन का जो संघर्ष है उसे यहाँ पर अभिव्यक्त किया है, उसे जैसे शब्दों में उकेर दिया है। होरी जैसे जिसने अपने सामंती जो व्यवस्था थी उस समय की, उसकी जो त्रासदी है उसे बहुत जीवंत रूप में दिखाया है, जो कि अपनी जान और कुल मर्यादा से भी प्यारी जमीन को बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं खो देता है और एक मजदूर बनकर अपना जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है।
अब यहाँ पर जो उसका शोषण करने वाले जमींदार और पटवारी और ये पुरोहित हैं, अनेक शक्तियाँ, केवल एक ही नहीं, ये लोग एक शक्ति बनकर एकजुट होकर उस किसान को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ इस लेख के माध्यम से ये स्पष्ट नहीं होता है कि कोई एक है, क्योंकि वो तो सभी मिलकर इस कार्य को, उसके शोषण के कार्य को कर रहे हैं, केवल सामंतवाद को पोषित कर रहे हैं। प्रेमचंद ने एक लेख लिखा था जबरदस्ती, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था, और उसमें बहुत ही दयनीय दशा का वर्णन किया गया था। तो उसमें वो कहते भी हैं कि जमींदार को समय पर मालगुजारी चाहिए, सरकार को समय पर लगान चाहिए, तो किसान को खाने के लिए तो केवल 2 मुट्ठी अन्न ही चाहिए, पहनने के लिए बस एक चीथड़ा चाहिए, एक वस्त्र चाहिए, और ऊपर से जो फसल है वो हमारी प्राकृतिक आपदाओं से, अतिवृष्टि से, तुषार से, आंधियों से, वो तो केवल लहलहाते खेत न जाने कैसे एकदम से भ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी ओर उस समय में जो महामारी थी वो भी अपना जोर पकड़े हुए थी, और यहाँ पर उस समय में प्लेग, हैजा और चिकन पॉक्स, जिसे शीतला माता के नाम से भी जानते हैं, ये जो बीमारियाँ थी वो जैसे नौजवानों की शक्तियों को खो रही थी। वो अपने आप में बहुत अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ थे, और नहीं उन्हें समय पर इलाज भी मिल रहा था। कई बार तो प्रेमचंद ने अपने लेख के माध्यम से किसानों के कर्ज को, जैसे वो जिंदगी भर ही उनके लिए, जैसे वो कर्ज उनके लिए जिंदगी भर ही बना रह गया, और किसानों ने इसे भाग्यवादी समझ लिया, और अपने शोषण को तो वो जैसे जीवंत समर्पित ही रहे। समर्पण और समझौता, ये किसान के 2 महत्वपूर्ण तथ्य बनकर रह गए। जैसे अगर वो किसान है तो समर्पण करेगा, समझौता करेगा, ये 2 महत्वपूर्ण सत्य जैसे इस उपन्यास के सामने आते हैं। प्रेमचंद क्या करता है कि होरी के माध्यम से, जैसे उसने किसान के केवल शोषण को ही चारों तरफ से दयनीय स्थिति के रूप में उसने दिखाया है। उस समय की महाजनी और पूंजीवादी व्यवस्था को उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से ये एक किसान का जो संबंध होता है एक भूमि से, उसका जो रिश्ता होता है, वो कृषि व्यवस्था के जो जैसे 2 स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ जो किसान है होरी, वो तो उसके लिए तो वो तो मजदूर बन गया है, और ये निर्णय केवल उसी का ही नहीं है, उसकी विविधता का है, आर्थिकता का है, सामाजिकता का है, धार्मिकता, इन सारी दबावों का है, जिसके कारण वह ये सारे कृषक समाज की अपनी जीवंत रूप दिखा पाते हैं। अब प्रेमचंद यहाँ पर जमींदारी जो प्रथा है और सामंतवादी जो प्रथा है उसकी इस किसानों के शोषण का विरोध नहीं करते हैं, वो यहाँ पर सत्यता दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो होरी है वो गोबर से बहुत ज़्यादा आशा रखता है, और उन दोनों के बीच का, यानी कि आधुनिकीकरण और समाजीकरण की इस स्थिति में जो गोबर है वो केवल यही स्नेह उसका ख़त्म ही हो गया है। जैसे जो वह शहर में जाकर ये सोचता है कि अगर वह पैसा कमा कर ला के अपने बाबा को देगा तो जैसे वो तो उसका क्या करेंगे, वो तो उसका दुरुपयोग करेंगे, आकाश में उड़ने लगेंगे। ऐसा वो कहता है कि अम्मा तो जाके गहने ही बनवाने लगेगी। तो यानी कि जो शहरीकरण और औद्योगिकरण की जो यहाँ पर थोड़ी सी छवि यहाँ दिखाई गई, तो उसमें जो बीच की मर्यादा है, व्यक्तिगत संबंधों की जो मर्यादा है, उसका भी हनन होता यहाँ दिखाई दिया है। होरी और धनिया जो बेहतर जीवन की आशा में जुड़े हुए थे और उन्होंने गोबर को पालकर इतना बड़ा किया, वो आशा यहाँ पर खत्म होती दिखाई दी। अब होरी की गाय की जो इच्छा थी पालने की, होरी के जीवन की जैसे वो त्रासदी ही बन गई है, और वो उसे बिल्कुल अपना सार्थक ही नहीं कर पाया। और हम कह सकते हैं कि गोदान का जो समय है वो जैसे प्रेमचंद के विश्वास होने लगा था कि यह 20वीं शताब्दी के समाजवाद का साक्षात उदाहरण रहा है। आज हमने जाना कि प्रेमचंद का जो उपन्यास गोदान है उसका सारांश समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।